घर में मैं और मेरे जेठ ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छिप गई। अभी कुछ ही देर हुए थे, मेरे जेठ मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही काला निशान था। लगातार 15 दिन से रोज मेरे पेट पर ये निशान नजर आ रहा था। काली सिहाई की निशान से मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ शक होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर? मेरे घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे, एक मेरे जेठ, दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र की थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ ही थे। जेठानी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति दीपक दो भाई थे, लेकिन जॉब दूसरे शहर में करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी मैं बाहर ही बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वही रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे जेठ ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसीलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो हर काम करती और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले तो मेरे जेठ का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती। मेरे जेठ बहुत अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 10 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार हाथों को सूंघते और कहते, पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। वो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज़ देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें करती रहती थी। शुरू के 1 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। दीपक से भी मेरी हर 5 मिनट के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपनी वीज़ा का ज़रूर पूछती थी, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने जेठ के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती। कहती थी, दीदी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं कई बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगती और कहती कि वो कुछ वहमी है। तो कहने लगी, नहीं नहीं दीदी, मुझे तो ठरकी लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसे तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी, जाने भी दो दीदी, हमने सारी ज़िंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को भुला दिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबोगरीब सा था। आखिर कौन था जो काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रहती। मेरी काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोई थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रहती, लेकिन फिर मुझे नींद लग गई। पूरा दिन घर के कामों में लगने में पूरी रात जाग ना पाती। एक बार जब मैं अपने जेठ के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो
तो मेरे होश उड़ गए। वो काली स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज़ पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में कहा। मेरे तो रंग फीके हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये अलार्म था कि जैसे सीने से दिल निकल कर बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगी स्याही का निशान दिमाग में घूमा तो क्या वो निशान मेरे जेठ या ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगी। ये अजीब सी बात थी। मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे पापा की जगह हैं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर से ये निशान होता था और मेरे जेठ भी वही रंग की स्याही में सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे जेठ नौकरानी से बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो ध्यान से बर्तन धो रही थी। वो उसके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फैसला हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे जेठ की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने जेठ से कहा कि जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे जेठ के आने से बेखबर थी। जेठ जी अजीब ही नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और जेठ जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन में बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे जेठ तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं। क्या तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन भी धोती हो? ये तो मैं आज देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने जेठ से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 मिनट में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की तुम्हें गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोओगी। इस लड़की के हाथ में बर्तन देखा तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते हुए वे किचन से निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं जेठ के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काला स्याही के निशान आते कहाँ से हैं और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे जेठ मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ ना लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन
से बाहर निकाली। तभी लॉन्च में मेरे जेठ मेरे पति से फ़ोन में बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि दीपक से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के लिए हक में नहीं थी। मैंने दीपक से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। जेठ जी को बर्तन से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने भाई को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना जेठ जी के सामने खुद रख देती थी और मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नज़र ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी जेठ जी गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब जेठ के कमरे में पूछकर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो वो फिर से काली स्याही में उंगली डुबाई एक और सफ़ेद कागज़ पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, जेठ जी मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़र नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे जेठ जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी बात का स्वर इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा सख्त आवाज़ से बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फ़ौरन वो अपने कमरे में वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने जेठ के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, नीलम ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे जेठ के बारे में कहती हो, मुझे भी वे सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि वो मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके जेठ पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक जेठ ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे, और अब मेरी जब भी उन पर नज़र पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसीलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी ये तो सब सुनकर घबराने लगा।
अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी, जब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था रात को ज़रूर मेरे जेठ मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मेरा कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे जेठ मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे जेठ तो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे को झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग ना जाए। जेठ की किसी बात का मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को दीपक से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करे, मुझे उनके पास आना है। जो बात मुझे दीपक ने बताई, ये सुनकर मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि भाई ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा दीपक, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें। दीपक कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन दीपक अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने जेठ से चिढ़ होने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपने सारे काम नौकरानी के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे तो टोकने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते कि तुम मेरी कोई फिक्र नहीं और परवाह नहीं है। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं दीपक से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनके रोज़ रोज़ की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझसे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, चाय खाना सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा मेरे और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। गांव में भी उनके सख्त आवाज़ के चर्चे भी आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दें, लेकिन मैं अब आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भी भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटों उनसे बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात सही ही लग रही थी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बात करती। मैंने सोचा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज़ हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काला रंग का निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आई जा रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रहा कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगी, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो खाते ही मुझे होश नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था, मुझे क्यों
क्यों याद नहीं आता, आखिर क्यों मेरे पेट पर ये निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 2 बजे मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब हुए, मैंने लाइट जला दी। मेरे जेठ उससे पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सी से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुझे रुमाल से बांधा था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे जेठ बैठे थे, उन्हें भी रस्सी से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे गहने निकाल रहे थे। वो नौकरानी उसके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे जेठ के बारे में शक डालती थी, मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे जेठ से मेरे खिलाफ बात करती थी कि साहब आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मेरे जेठ कुछ वहमी है, इसीलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम जेठ और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे जेठ को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे जेठ से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलना चाहती है। अगर यकीन ना आए तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। इसीलिए मेरे जेठ रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे, जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और जेठ को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक ये हुआ था कि उसी रात दीपक वापस आ गए थे। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब अंदर आए तो 2 मर्द की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने जेठ के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे जेठ ने दीपक को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर पर नहीं रखेंगे। वो घर के बेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 7 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ नौकरानी के लिए। अगर मेरे पति भी कभी कहते हैं तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।